तो हम सब लोग जानते हैं बेसिकली कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है हम लोगों का पूरा सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। और इस करके जो है क्या होता है कि हम लोगों को मिस मैचेस देखने को मिलते हैं जिसमें फार्मर भी खुश नहीं रहता है और एंड जो कंज्यूमर है जो उस फार्मिंग प्रोड्यूस को कंज्यूम कर रहा है वो भी खुश नहीं होता है, उसको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं उस प्रोड्यूस के लिए एंड फार्मर को बेसिकली कम मिलता है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ आप लोगों को। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईरान इसराइल वाले इशू में ये टॉपिक कहीं ना कहीं नीचे थोड़ा दब गया है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इशू है हमारे एग्रीकल्चर के। जो क्लासिक एग्जांपल है उसको रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोग समझेंगे। और मैं बात बेसिकली कर रहा हूं हम लोगों का जो पल्सेस का इंपोर्ट है एंड एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है जो कि रिसेंटली इंक्रीज हुआ है। पल्सेस में तो जो है ये एक आप कह सकते हो एब्रेशन सी आई है कि भाई हम लोग हर साल अराउंड 2 मिलियन जो या 2 मिलियन टन के आसपास में अराउंड 2 से 1 से 1.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे थे पल्सेस में। बट इस साल जो है वो बढ़ के हो गया है अराउंड 5 बिलियन डॉलर। ठीक है जी, हमने 7 मिलियन टन के आसपास में पल्सेस जो है इंडिया में इंपोर्ट करी हैं जो कि 5 बिलियन डॉलर का हमारा फॉरेक्स का बिल बनता है। और उससे भी बड़ा इशू जो है वो हमें देखने को मिल रहा है एडिबल ऑयल्स में। ठीक है जी, जो आप घी, जो आप बेसिकली ऑयल्स खाते हो, ठीक है जी, वेजिटेबल ऑयल कंज्यूम करते हो, आप पाम ऑयल कंज्यूम करते हो, है ना, जो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, उसका जो बिल है हम लोगों का इंपोर्ट का वो 17 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, अगर आप मानोगे 16 मिलियन टन हम लोगों ने वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट किया जो कि 17 बिलियन डॉलर्स का बिल बनता है। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा एक पैरेलल एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो हमारा जो क्रूड ऑयल का बिल है जो कि सबसे ज्यादा है वो अराउंड 120 बिलियन डॉलर के आसपास का होता है हर साल। और हम लोग को हौ हल्ला और रखा होता है कि भी इतना हम लोग बिल पे कर रहे हैं। देख रहे हो आपके ऑलमोस्ट 1/5 या 1/6 जो है वो हम लोगों को यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल का बिल पे करना पड़ा। और ये चुपचाप वाला काम हो रहा है, हम लोग इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, और कमिंग फ्रॉम दैट कंट्री जो कि एक एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी का प्राइम मूविंग फोर्स है। और हम लोग जो है अगेन पल्सेस के लिए जाने जाते हैं, पूरा साउथ एशिया पल्सेस खाता है, पूरा साउथ ईस्ट लाइक पल्सेस बेसिकली खाई साउथ एशियन साउथ ईस्ट एशिया में जाती हैं। उस जगह में जहाँ पे खाई जाती हैं, जहाँ पे हमारे कल्चर में है, जहाँ हमारे इकोनॉमी में है, जहाँ हमारे एग्रीकल्चर में है, हमारे ऑल लाइक हेरिटेज में है पल्सेस, वहां पे हमें पल्सेस इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। सो अगेन क्लासिकल केस है एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट का, समझेंगे हम लोग। और इससे आप एग्रीकल्चर की जो हम लोग स्ट्रक्चरल इशू हम सबको समझ जाओगे। तो प्लीज आपने ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है जी। इसको आप बाद में लाइक कहीं पे भी रेप्लिकेट कर सकते हो, ठीक है। पल्सेस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद एडिबल ऑयल में आएंगे हम लोग। जो पल्सेस हैं हमारी, ठीक है जी, जिन्हें हम लोग बेसिकली दाल बोल देते हैं, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग तरह की जो आप कह सकते हो लेग्यूमिन्स हैं जो हम लोग खा रहे हैं। अगर मैं दाल की बात करूंगा, ठीक है, तो हम लोगों का जो 3 सीजन होते हैं, राबी होता है, खरीफ होता है एंड जायद होता है। तो हम लोग जो है मैक्सिमम हमारी जो पल्सेस हैं वो हम राबी सीजन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ ऑल दी पल्सेस जो कि राबी में हो रहा है। खारिफ में भी हम लोग जो है पल्सेस लगाते हैं, बट दिस अमाउंट्स टू अराउंड 20 to 30%, एंड देन उसके बाद जायद में थोड़ी बहुत जो है लगाई जाती हैं, ठीक है कि नहीं। अगर मैं दाल की बात करूं, आप लोगों ने सब खाते हो, लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे देश में लाइक एक स्टेपल फूड की तरह है, आप दिन में एक बार दाल खाते ही खाते हो। तो दाल भी बड़ी प्रकार की हम लोग बना रहे हैं, बेसिकली दो सबसे इंपॉर्टेंट दालें जो कि लाइक, या दो सबसे इंपॉर्टेंट लेग्यूमी जो इस पल्सेस का सबसे बड़ा बास्केट बनती है, वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी मूंग और फिर दूसरी है आपकी चना, ठीक है कि नहीं, ये दोनों हैं। ठीक है, चने को हम लोग जो है लाइक वी कॉल इट एज बंगाल ग्राम ऑल्सो, या चिकपी भी बोल देते हैं इसको हम लोग। मूंग जो है वो हमारी हो गई ग्रीन ग्राम, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारी ग्राम्स होती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो इस चीज को, जो ग्राम्स होती हैं सबसे ज्यादा है दालों के मामले में जो हम लोग उगाते हैं। ऑलमोस्ट 60% जितना भी हमारे देश में दाल बन रही है वो इसकी बनती है, ठीक है जी। पर आपने और भी दालें सुनी होंगी, और कौन सी दालें हम लोगों के पास, तो हम लोगों के पास दो बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट जो इनके बाद आती हैं, वो दाल कौन सी है, वो है तूर या अरहर, ठीक है कि नहीं। एंड देन उसके बाद हम लोगों के पास आती है जिसे हम लोग उड़द बोल देते हैं, माप्टे माप्टे, ठीक है जी। तो ये आपको देखने मिलती हैं। इसके अलावा काबुली चना, ठीक है, जिसे चिकपी बोल देते हैं, या फिर आपकी रेड किडनी बीन्स जिसे कि हम लोग राजमा बोल देते हैं, ऐसी है, ठीक है जी। मसूर की दाल है, तो बहुत सारी इस तरह की दालें हैं। हाउएवर मूंग एंड चना जो है सबसे इंपॉर्टेंट आती है, उसके बाद तूर अरहर आती है, एंड देन उसके बाद उड़द आती है, ठीक है जी। तो ये कुछ दाल का सिस्टम है हम लोग का, ठीक है। जैसे मैंने बताया हमारे देश में जो है बहुत ज्यादा दाल खाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो देश है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है दाल का। एज फार एज प्रोडक्शन इज कंसर्न, तो हम लोग जो है 25% वर्ल्ड की जो पल्सेस की प्रोडक्शन है वो कर रहे हैं। एंड हम लोग दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं।
27% वर्ल्ड की कंजप्शन जो है वो पल्सेस की हम लोग कर रहे हैं। और देखो आप मिसमैच देख ही सकते हो, प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, अगेन बेसिकली कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं, सबसे ज्यादा सॉरी इंपोर्टर हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी हम लोग करते हैं दाल। ठीक है जी, मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया में जो सिर्फ दाल हमको बेचने के लिए बना रही हैं। ठीक है, मैं बात करूं तंजानिया की, मोस्ट ऑफ जो आपकी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है जी, आपका ब्राजील हो गया है ना, तो ये कंट्रीज जो है बेसिकली दाल उगाई इसलिए रही है ताकि इंडियंस को खिला सकें। ठीक है कि नहीं, इतनी दाल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो सोचने वाली बात ये भी है कि भाई हम लोग जब दाल कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली कल्चर में है, हमारे हेरिटेज में है, बहुत टाइम से उगा रहे हैं, तो भाई हम लोग अपनी देश की पूर्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, आप लोग भी सोच रहे होंगे, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं स्टैट्स के थ्रू। ठीक है जी, पहले क्या होता था, हम लोग जितनी दाल प्रोड्यूस करते थे, लेट्स से दिस इज प्रोडक्शन कर, ठीक है जी, जितनी दाल हम लोग प्रोड्यूस करते थे उतनी ही हमारी कंजप्शन हो जाती थी। ठीक है कि नहीं, सो कंजप्शन वाज समवेयर लाइक दिस, इसी तरह चलती थी, लाइक नियर अबाउट इसी के साथ साथ में चलती थी, प्रोडक्शन कंजप्शन सेम ही थी ऑलमोस्ट। ठीक है कि नहीं, बट हुआ क्या, फिर आया हम लोग, मैं बात कर रहा हूँ 1960s का दौर। 60s के दौर में क्या हुआ भाई, हम लोगों ने देखा कि हमारा देश जो है भुखमरी में था, हम लोग अभी आज़ाद हुए थे, खाना नहीं खिला पा रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया, सीरियल क्रॉप्स के ऊपर फोकस किया। सीरियल क्रॉप्स में हमने क्या किया, राइस एंड व्हीट के ऊपर फोकस किया। हमने बोला भी जहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चर, हम लोग पानी एश्योर करेंगे, इरीगेशन देंगे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स देंगे, पेस्टिसाइड देंगे, सब कुछ देंगे, आप जो है सीरियल्स उगाओ ताकि देश का जो है पेट भर सके। इवेंचुअली क्या हुआ, बहुत सारे एरियाज जहाँ पे कि जैसे अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो रफली अगर मैं राइस या फिर सीरियल प्रोडक्शन वाले एरियाज की बात करूं, तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो मोस्ट ऑफ जो एरियाज थे हमारे बड़े जो लैंड ओनिंग वाले, तो इन जगहों में क्या हुआ, इन जगहों में धीरे धीरे करके हम लोगों ने सीरियल्स की प्रोडक्शन देखी। ठीक है जी, ये दाल वाले एरियाज थे हम लोगों के, ये नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, थोड़ा सा पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या थी, बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी, बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग थी, यहाँ पे क्या था, पानी था, इरीगेशन था। तो बेसिकली क्या हुआ, इन एरियाज में जहाँ पे हम लोग दालें उगा रहे थे, वहां पे अब क्या उगाने लग गए, हम लोग राइस एंड व्हीट उगाने लग गए। इवेंचुअली जो प्रोडक्शन है वो स्टेगनेंट रह गई। ठीक है जी, प्रोडक्शन स्टैग्नेंट हो गई, राइस एंड व्हीट जो है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होंगी, उसमें हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, दाल जो है वहीं पे खड़ी हो गई। ठीक है जी, बट हमारे स्टेपल फूड में था, हम लोगों ने 70s 80s तक आते थे, क्या क्या धीरे धीरे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी, 90s में आके सडनली बूम करी, 2000 में आके, तो हमारा जो दाल का ओवरऑल हमने जो डिमांड थी, वो डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली राइज करने लग गई, बट हमारा जो प्रोडक्शन था वो उस हिसाब से हम लोगों को राइज नहीं कर पाए। तो उसके बाद हमारा क्या आ गया, ये आया मिसमैच। ठीक है जी, तो ये जो मिसमैच है, ये मिसमैच तब से जो है अभी तक भरा नहीं जा सका है। हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो कंजप्शन है, उसमें ऑलमोस्ट 2 से 4 मिलियन, 2 से 3 मिलियन टन का जो है फासला देखने को मिलता ही है। इंडियंस अगेन बहुत ज़्यादा दाल खाते हैं, दाल कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मिडिल क्लास में आ रहे हैं, दाल कंजप्शन होती है, हमारे लिए प्रोटीन का सोर्स है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा डिमांड सप्लाई, डिमांड इंक्रीज हो रही है, बट सप्लाई जो है वहां पे ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है कि नहीं, उसके अलावा क्या हुआ, मोस्ट ऑफ जो एरियाज हैं जहां वहां पे अब क्या था, अब वहां पे राइस एंड व्हीट उगाने लग गए थे, और जो दाल वाले एरियाज थे बेसिकली वो श्रिंक हो गए सिर्फ उन एरियाज में जहां पे कि बेसिकली इरिगेशन एश्योर नहीं हो सकती थी। ठीक है नहीं, इरिगेशन जहां पे हम लोग नहीं दे सकते थे, सिर्फ रेन फेड एरियाज में हम लोगों को यहाँ पे पल्सेस देखने को मिली। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, एग्जांपल हो गया आपका राजस्थान एरिया। ठीक है नहीं, देन हम बात करें अंदर वाले पोर्शन से, महाराष्ट्र, ठीक है, विदर्भ वाला एरिया हो गया टाइप का आपका, देन इन एरिया कर्नाटक वाला एरिया हो गया यहाँ पे। ठीक है, आज भी अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो इन्हीं एरियाज में हमें देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इरिगेशन को एश्योर नहीं कर पाए थे, तो पल्सेस यहीं पे होने लग गई। ठीक है, पल्सेस के साथ फिर हम लोगों ने स्टेप मदरली ट्रीटमेंट भी देखा। क्यों, राइस एंड व्हीट में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी आई, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत करी, नई नई वैरायटीज लेके आए हम लोग, बट ये काम हम लोगों ने पल्सेस के लिए नहीं किया। ठीक है कि नहीं, तो इससे क्या हुआ, बेसिकली पल्सेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकी, प्रोडक्शन का एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो, मैटर ऑफ फैक्ट श्रिंक हो गया, सप्लाई कम हुई, डिमांड ज्यादा रही, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है।
ठीक है कि नहीं। इसके ऊपर हमने काम नहीं किया, काम बहुत ज़्यादा किया हम लोगों ने, जो है स्कीम्स लेके आए, सेंट्रल जो है बहुत सारी स्कीम्स लेके आए, जैसे कि हम लोग की फेमस स्कीम है इनकी इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल पल्सेस ऑयल सीड्स एंड मेज, आइसोपॉम लेके आए थे हम लोग इसको, ताकि हम लोग इसकी प्रोडक्टिविटी पल्सेस की एंड ऑयल सीड्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। सिमिलरली इसको बाद में हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पल्सेस में एंड देन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स में हम लोगों ने मर्ज कर दिया था। ठीक है जी, सब कुछ बढ़िया था। यहाँ पे हम लोगों ने काम करने की कोशिश करी और काम थोड़ा बहुत हुआ भी, बट डिमांड इतनी ज़्यादा रही, प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से बढ़ नहीं पाई। ठीक है नहीं, पल्सेस में हम लोगों ने काम किया है, मैं भी आपको बताता हूँ, पल्सेस में हम लोगों ने काम किया, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज, सॉरी प्रोडक्शन ओवरऑल इंक्रीज हुई, बट उस लेवल पे नहीं कर पाए जिस लेवल पे हम लोगों ने राइस एंड व्हीट किया है। ठीक है, सो बेसिकली अब आते हैं हम लोग आज के टाइम पे हुआ क्या। ठीक है, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बने स्लाइटली, हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स लगाई, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोग थोड़ा बहुत उगा पा रहे हैं। मैटर फैक्ट हम लोगों ने जो है ऑलमोस्ट 2021-22 तक की मैं बात करूं तो वहां पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस अचीव करी। हम लोगों ने 16 मिलियन टन से 2015-16 से ऑलमोस्ट 27 मिलियन टन तक अपनी पल्सेस की प्रोडक्शन लेके गए। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंक्रीज हम लोगों ने किया। ठीक है, अगेन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो मैंने बताया आपको पल्सेस में एंड ऑयल सीड्स में, इसके कारण काफ़ी कुछ हुआ। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम कहाँ पे हुआ है, ठीक है, जैसे कि चना दाल, जैसे मैंने आपको बताया चना एंड मूंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली हमारी दालें हैं। तो चना दाल में हमने क्या किया, बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन के चना की वैरायटीज़ निकाली हम लोगों ने, जैसे कि विक्रम वैरायटी है आपकी। ठीक है जी, मूंग में हम लोगों ने इस तरह की वैरायटीज़ निकाली थी आपकी। ठीक है कि नहीं, जैसे आपकी ओवरऑल जैसे विराट वैरायटी है, सम्राट वैरायटी है मूंग की, तो इस तरह की वैरायटीज़ निकाली, शॉर्ट ड्यूरेशन की थी, कंपैरेटिवली प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर निकल जाता था, यहाँ से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर तक भी निकल जाता है। तो इससे क्या हुआ मूंग की, तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरह की इतनी शॉर्ट वैरायटी निकाली कि भाई 60 दिन में 70 दिन में तैयार हो जाती है। तो बेसिकली क्या था, हमने किया कि मूंग को ऑलमोस्ट सारा साल लगाया। ठीक है जी, ऑलमोस्ट सारा साल हम लोगों ने इसको कल्टीवेट किया, तो मूंग की अच्छी पैदावार हुई, चने की अच्छा पैदावार हुई। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों ने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। इसी के साथ साथ में इसको हम लोगों ने एमएसपी के थ्रू खरीदने की भी कोशिश करी। ठीक है, जैसे नेफेड है, ठीक है जी, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सो नेफेड के थ्रू जो है हम लोगों ने इसको खरीदा भी, और इससे क्या हुआ कि चना एंड मूंग की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी हुई। ओवरऑल हम लोगों ने देखा हमारी डिपेंडेंसी जो है वो एवरेज अराउंड 2 मिलियन टन के आसपास होनी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा राइज करी थी, तो हमने प्रोडक्टिविटी थोड़ा बहुत मैच करने की कोशिश करी। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, अब आप बोलोगे $5 बिलियन का बिल और अराउंड $7 मिलियन का इम्पोर्ट, 7 मिलियन टन का इम्पोर्ट क्यों किया गया। ठीक है, क्योंकि पल्सेस की एक फंडामेंटल इशू जो है आपको अभी भी देखने में मिल रही है। देखो, दिस इज द न्यू चना वैरायटी एंड दिस इज लाइक मूंग, है ना। एनीवेज, सो सेटबैक कहाँ पे आया, ठीक है, समझो एक और इशू है हमारा पल्सेस के साथ कि पल्सेस में इज देयर एश्योर्ड इरिगेशन, आंसर इज नो, देर इज नो एश्योर्ड इरिगेशन इन पल्सेस। ठीक है, मोस्ट ऑफ पल्सेस जो है वो रेन फेड एरियाज में उगाई जा रही है। तो जब तक तो मानसून ठीक है तो हम लोग के पास क्या रहेगी, अच्छी प्रोडक्टिविटी रहेगी, प्रोडक्शन अच्छी रहेगी। बट जैसे ही मानसून खत्म हुआ या फिर मानसून अच्छा नहीं हुआ, प्रॉब्लम था। ठीक है नहीं, तो वही काम हुआ 2023 में। 2023 का जो ईयर था एल नीनो का ईयर था, जिस करके बारिशें कम हुई, हमारी प्रोडक्शन जो है वो घट के अराउंड 24 मिलियन टन के आसपास में रह गई। गैप जो है वो बढ़ के अराउंड 5 मिलियन टन के आसपास में हो गया। इतनी जो है डिमांड हमको चाहिए थी, तो हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी थी नहीं, प्रोडक्शन उतनी थी नहीं, तो इन्फ्लेशन आने लगी पल्सेस में। आप देखो वही है ना, डिमांड सप्लाई मैच है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, प्रोडक्शन जो है उतनी नहीं हुई, तो इस गैप के लिए क्या होगा, अगेन प्राइसेस विल गो अप, दैट लेड टू इन्फ्लेशन। ठीक है जी, पल्सेस में इन्फ्लेशन आने लग गई। इन्फ्लेशन आने का याद करो, उस टाइम मूंग 200 रुपये किलो हो गई थी टाइप, है ना। तो बेसिकली डबल डिजिट पे चली गई। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, बाहर की जो इम्पोर्ट्स हैं उनके लिए ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया। गवर्नमेंट ने ड्यूटी रिड्यूस करी तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ड्यूटी रिड्यूस करी तो बाहर से आई बहुत सारी जो है चीप में पल्सेस, एंड इसके साथ जो है हमारा डॉलर का बना बिल। ठीक है, सो फॉरेक्स बिल वहां से निकल के आया। ठीक है जी, तो इंपोर्ट जो है अराउंड 7 मिलियन टन के आसपास में किए गए, एंड इससे क्या हुआ, $5 बिलियन का हमारा बिल बना। ठीक है, अब ये क्या ठीक है, अच्छी अभी मतलब ठीक है जो कर रहे हैं हम लोग। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है टू दी फार्मर्स, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो दालें उगा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा उनको, अगर वो फार्मर्स दाल उगा रहे हैं पर बाहर से चीप दाल जो है इंपोर्ट कराई जा रही है, तो बेसिकली इन फार्मर्स को क्या हुआ, डिसइंसेंटिवाइज हो गए ना ये फार्मर्स। ठीक है जी, दे विल नॉट ग्रो क्रॉप्स लाइक मूंग या फिर क्रॉप्स लाइक चना, क्यों, बिकॉज सस्ती आ जा रही है बाहर से। इवेंचुअली इससे क्या होगा, ओवर सप्लाई हुई इंपोर्ट्स। ठीक है जी, इंपोर्ट से ओवर सप्लाई हुई, चना एंड अरहर जैसे इनके प्राइसेस जो है एमएसपी से नीचे गिर गए,
फार्मर्स जो है वो प्रॉब्लम में आ गए। ठीक है कि नहीं, गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज द लूप, दिस इज द प्रॉब्लम जो हम लोग एग्रीकल्चर में देख रहे हैं कि भाई हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, कंजप्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन उतनी नहीं है। अगर हम लोग उस डिमांड के लिए कुछ नहीं करते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो फार्मर जो है वो प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक है, सो ये लूप है इस तरह का चला हुआ। ठीक है, फार्मर्स डिलेमा में फंस जाते हैं। क्यों? बिकॉज प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही है। एमएसपी हम लोग अनाउंस करते हैं बट प्रोक्योरमेंट एमएसपी में नहीं होती। जैसे मूंग दाल जो है एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो अराउंड 8,000 के आसपास की इसकी एमएसपी है, 6,000 के आसपास में बिक रही है। ठीक है कि नहीं, तो फार्मर बोलेगा कि भाई मैं क्यों उगाऊं, वाई आई शुड टेक सच अ प्रॉब्लम, सच अ रिस्क, वाई आई शुड टेक। ठीक है जी, एमएसपी बैक जो प्रोक्योरमेंट है वो वीट के लिए, राइस के लिए तो चलती है, बट फार्मर जो पल्सेस वाले फार्मर है उनको ये नहीं मिलती है, तो दे आर मोर वल्नरेबल टू मार्केट फ्लक्चुएशन। ठीक है कि नहीं, जब तक हो रही थी तब तक अच्छा था। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि चना है जो है मूंग, तो इसको जो है बहुत ज़्यादा एमएसपी में खरीदा गया, नेफेड ने इसको खरीदा, तो बेसिकली लाइक 2022-23 तक खरीद रहे थे, तो बेसिकली उससे क्या हुआ, काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। वो काम अरहर एंड उड़द के लिए नहीं किया गया, तो उसको जो है कंपेरेटिवली उस तरह का डिमांड नहीं आया। ठीक है, तो ये इशू हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब सेम केस जो है वेजिटेबल ऑयल का है। ठीक है जी, वेजिटेबल ऑयल में और बड़ा इशू है। और बड़ा इशू क्या है कि भाई थोड़ा बहुत पल्सेस में काम हुआ बट ऑयल सीड्स में या वेजिटेबल ऑयल्स में बिल्कुल भी हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। ठीक है जी, अब अगर मैं वेजिटेबल ऑयल्स की बात करता हूँ तो कौन से इंपॉर्टेंट वेजिटेबल ऑयल्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है नहीं, अगर मैं बात करूँ जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्राउंड नट ऑयल हम लोग करते हैं। ठीक है कि नहीं, देन उसके बाद सनफ्लावर ऑयल हो गया आपका, या फिर हम लोग लिनसीड, रेपसीड जैसे हम लोग सिस्टम्स यूज़ करते हैं। ठीक है जी, मस्टर्ड हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है कि नहीं, सो बेसिकली ये हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं। ठीक है कि नहीं, बट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत कम है। तो क्या किया हमने, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट जो है डबल हो गए, लाइक ऑलमोस्ट 7 मिलियन टन से 16 मिलियन तक में पहुंच गए हैं पिछले 10 सालों में, और अराउंड $7 बिलियन से $20 बिलियन के आसपास में वैल्यू जो इंपोर्ट का बिल है वो पहुंच गया, 17 बिलियन के आसपास में। पाम ऑयल हम लोग इंडोनेशिया से लेके आते हैं, मलेशिया से लेके आते हैं। सोयाबीन ऑयल हम लोग अर्जेंटीना, ब्राजील से लेके आते हैं। यहाँ पे सोयाबीन ऑयल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश बना रहा है। सनफ्लावर ऑयल रशिया, यूक्रेन से ले रहे हैं। ठीक है कि नहीं, हो क्या रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा ये बिल जो है हम लोग के लिए बन रहा है। ठीक है, अगेन विच इज प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, अब इतनी डिपेंडेंस क्यों है, क्यों? बिकॉज डोमेस्टिक जो ऑयल सीड है इनकी प्रोडक्शन यील्ड्स आर वेरी वेरी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारी ऑयल सीड्स में, एंड मैटर फैक्ट इन अवर पल्सेस ऑल्सो। वो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो उस करके यील्ड, प्रोडक्शन जो है वो नहीं इंक्रीज होती। ठीक है, जैसे मैं पल्सेस में बात करूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पल्सेस में एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एवरेज जो है वो अराउंड 780 kg पर हेक्टेयर के आसपास में यील्ड है, विच इज वेरी वेरी लो। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी अराउंड लाइक 7 क्विंटल के आसपास में पर हेक्टेयर में। ठीक है, विच इज वेरी लो। अगर मैं सेम चीज लाइक राइस की बात करूं तो राइस में देर इज लाइक ऑलमोस्ट हम लोग हमने रिकॉर्ड सेट किया हुआ है ऑलमोस्ट 100 क्विंटल पर हेक्टेयर का। ठीक है जी, तो ह्यूज डिफरेंस है। तो अगेन राइस उगाई जाती है, क्यों? अच्छी वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, एनीवेज, सो कहने का मतलब है प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है। जैसे अगर हम लोग अपने सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में 1 टन के आसपास में निकलता है 1 हेक्टेयर में, विच इज़ वेरी वेरी लेस। ठीक है कि नहीं, एज कम्पेयर टू ब्राज़ील या यूएस जहाँ पे कि ऑलमोस्ट 3.5 टन के आसपास में हम लोग निकाल पा रहे हैं पर हेक्टेयर सोयाबीन। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1/3 है हमारी प्रोडक्टिविटी, 1/3 के आसपास है। ठीक है, तो ऑब्वियसली, एंड दूसरी बात है हम लोग यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, वो लोग कंज्यूम भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं, वो लोग कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को सीधा जो है क्या करना है, वो उन्होंने एक्सपोर्ट करना है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये लोग सस्ते में बेच सकते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई है, सस्ते में बेचेंगे, हम लोग जो है प्रोडक्टिविटी कम है तो हम लोग के लिए महंगी हो रही है प्रोडक्शन ओवरऑल, तभी हम लोग को प्रॉब्लम है। ठीक है कि नहीं, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम लोगों को यहाँ पे अलाउ नहीं करी। जैसे हम लोगों ने डीएमएच मस्टर्ड बनाया था, ठीक है जी, तो वो हम लोगों ने अलाउ नहीं किया, मस्टर्ड की वैरायटी बनाई थी उसको अलाउ ही नहीं किया गया। सोयाबीन के ऊपर हम लोगों ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करी, ठीक है, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इशूज़ हैं, एथिकल इशूज़ भी नहीं कहेंगे, अगेन मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, ठीक है, मार्केट में। सो ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली नॉट लेटिंग टेक्नोलॉजी डूइंग इट, है ना, टेक्नोलॉजी से नहीं हो रहा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट भी नहीं है। ठीक है, लाइक राइस वीट की तरह आप देखो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो टिपिकली राइस एंड वीट के ऊपर काम कर रही हैं, पल्सेस के ऊपर कितनी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कटिंग एज रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रहे हैं, बहुत कम है। ठीक है कि नहीं, तो इसके कारण क्या है, यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स है।
ठीक है कि नहीं। ऊपर से फिर वही पॉलिसी इशू, ठीक है नहीं, वही सर्कल जो मैंने आपको बताया। क्या हो रहा है बेसिकली, हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन, क्योंकि सबने तेल तो खाना ही है ना भाई, देखो हम लोग तो खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में, लाइक हम लोग को छोले भटूरे भी खाने हैं, हम लोग को पूरियाँ भी खानी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करनी है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या है, हमें तेल चाहिए, तेल है तो डिमांड है, डिमांड है तो क्या हुआ, प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी, लाइक इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इवेंचुअली इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा तो इकोनॉमी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई, इंपोर्ट ड्यूटी से क्या होता है, बहुत सारा सस्ता ऑयल बाहर से आता है, पाम ऑयल बहुत सस्ता आता है, बाहर से आता है, बाहर से आएगा तो क्या होगा, जो फार्मर्स हैं वो लोग जो है बोलते हैं कि भाई हम क्यों करें, ठीक है, हम लोग क्यों प्रोड्यूस करें, अगर आपने बाहर से लेना है, ना हमें जो है सपोर्ट है, कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, ना हमारे पास एमएसपी का सपोर्ट है, दे बोलते हैं बट लेते नहीं है, तो प्रॉब्लम के ऊपर से जो है इंपोर्ट्स हो रहे हैं, तो अगेन वाई द फार्मर्स विल ग्रो, ठीक है। बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो अपनी इंडस्ट्री हर्ट होती है, नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन आता है, पॉलिसी कन्वर्जन है, ये बहुत बड़ा इश्यू है, ठीक है कि नहीं। सो लास्ट में दोनों चीज़ों से हम लोग एग्रीकल्चर में क्या इश्यूज देख रहे हैं उनको समझो ध्यान से। पहली चीज़, सिर्फ एमएसपी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एमएसपी के ऊपर हर चीज़ हमें एमएसपी पे नहीं डालनी है, समझो इस चीज़ को। एमएसपी जो है विदाउट एक्चुअल प्रोक्योरमेंट इज मीनिंगलेस, हमने एमएसपी अनाउंस कर दिया कि पीछे 8,000 रुपये पर क्विंटल देंगे, बट वो कोई हम लोग जब प्रोक्योरमेंट नहीं करें तो उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है कि नहीं। जैसे सोयाबीन की एमएसपी इज लाइक अराउंड 5,000 के आसपास में हम लोग एमएसपी बोल रहे हैं, बट इंपोर्ट जो है वो $450 में हो जा रहा है, ठीक है नहीं, विच इज लाइक $650 पर टन का जो है हमारा एमएसपी है, 400 में जो है बाहर से आ जा रही है। तो इमेजिन करो कोई प्रोसेसर वो बोलेगा कि भाई हम लोग फार्मर से क्यों खरीदे, हम लोग जो है सीधा बाहर से मंगा लेते हैं, बाहर से सस्ती पड़ रही है, ठीक है कि नहीं। तो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, एमएसपी भी उसके अंदर क्या कर लेगी, ठीक है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो है यील्ड गैप, हमारे पास जो यील्ड्स हैं, प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। अनलाइक राइस फील्ड हमारी यील्ड की इंप्रूवमेंट्स हुई हैं बट बहुत पीछे हैं पल्सेस एंड ऑयल सीड दोनों के मामले में, और इसका सबसे बड़ा जो इशू है या सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू गो टू दी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। लैक ऑफ जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, अडॉप्शन, पुअर इरिगेशन, लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, इन सब के कारण हमारी जो पल्सेस की प्रोडक्टिविटी है इट इज़ वे लेस देन व्हाट इज गोइंग ऑन इन दी वर्ल्ड, ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज कि हम लोग एश्योर नहीं कर पा रहे हैं इरिगेशन को, हम लोग एश्योर नहीं कर पा रहे हैं फैसिलिटीज फार्मर्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगेन अभी रेनफॉल कम हुआ, एल नीनो वाला ईयर आया तो क्या हुआ, प्रोडक्शन गिर गई, प्रोडक्शन गिरने से क्या हुआ, अगेन सेम लूप स्टार्टेड, ठीक है कि नहीं। तो अगेन इरिगेशन एक बहुत बड़ा इशू है जो हम लोग अपने फार्मर्स को एश्योर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो क्लाइमेट शॉक्स हैं, हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट, लाइक हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की, बट कहाँ हो रहा है आप देख पा रहे हो, पल्सेस में हम लोग को, ऑयल सीड्स में हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। सो लास्ट, फार्मर डिस्ट्रेस, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन है, फार्मर डिस्ट्रेस, वो एक कनंड्रम है, ठीक है कि अगर कुछ नहीं करते तो फूड इन्फ्लेशन होती है, कुछ करते हैं इंपोर्ट करते हैं तो फार्मर जो है वो डिस्ट्रेस में आता है। तो दोनों इश्यूज यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, और ये ऑलमोस्ट हर एग्रीकल्चर के, लाइक राइस भी छोड़ दोगे उसमें अलग प्रॉब्लम्स है, बट ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली हमारे पास जो ये इशू है वो एक डीप स्ट्रक्चरल इशू है जो हमारी एग्रीकल्चर प्लानिंग में है, जिसमें कि यील्ड का ग्रोथ ना हो पाना, एमएसपी का एब्सेंस होना, पॉलिसी बायस होना टुवर्ड्स सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट, इस करके देखने में। और राइस एंड व्हीट से मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा बाय द वे, ठीक है जी। इंडिया इज बिकमिंग अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सो हम लोग राइस एंड व्हीट खा रहे हैं, सारा जो हमारा पहले रंग बिरंगी थाली होती थी खाने की, वो अब राइस एंड व्हीट से जो है वहाँ पे अब चली गई है। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि वी आर गेटिंग डायबिटिक्स एंड हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स है ना। सो बेसिकली वी नीड टू डू दी पॉलिसी रीथिंक, हम लोग पॉलिसी को अलग से सोचने की जरूरत है, स्पेशली दोज हु आर एट द हेल्म्स ऑफ द अफेयर। हम लोग को मिनिमम सपोर्ट जो है स्कीम्स, लाइक एटलीस्ट मिनिमम इनकम सपोर्ट स्कीम्स लेके आने की जरूरत है, स्पेशली फार्मर्स जो कि राइस एंड व्हीट के अलावा कुछ उगा रहे हैं, तो उनको मिनिमम इनकम सपोर्ट की जरूरत है, ताकि बेसिकली वो इस तरह का हार्ड जो डिसीजन है वो ले सकें, इस तरह से बेसिकली लाइक दे कुड ग्रो थिंग्स एक्सेप्ट फ्रॉम राइस एंड व्हीट, वो उगाएं, मिनिमम इनकम सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है कि नहीं। देन हमें टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है, यील्ड को इंक्रीज करने की जरूरत है। हम लोग लाइक बाहर वाले विदेश वाले कर ही तो रहे हैं, ठीक है जी, सोयाबीन में आप देख लो, पाम ऑयल में आप देख लो, सनफ्लावर ऑयल में आप देख लो, कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम इज आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं हो रहा है तो भाई उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो प्लानिंग स्टेज पे फंसा हुआ है, ब्यूरोक्रेटिक हेडल्स पे फंसा हुआ है, रेड टेप पे फंसा हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए प्लीज़, इसको हमें इंश्योर करना है, क्योंकि क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज लेके आने की जरूरत है, काम नहीं हो रहा है इनके ऊपर, ठीक है कि नहीं। देन
डोमेस्टिक जो ऑयल सीड एंड पल्स इकोसिस्टम है, इसको हम लोगों को कंपैरेटिवली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे हमने राइस एंड व्हीट में कितना अच्छा किया है कि भाई हम लोगों के पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस जो इसको खरीद रहे हैं, या फिर बेसिकली सप्लाई सिस्टम एंड डिमांड सिस्टम को मैच करवाने के लिए मंडी सिस्टम जो है उसे काफ़ी रिफॉर्म किया। तो हम लोग ऑयल सीड्स एंड पल्सेस में क्यों नहीं इसे कर पा रहे हैं? दैट नीड्स टू बी डन, ठीक है कि नहीं? सो ओवरऑल बेसिकली वी नीड मोर सस्टेनेबल टेक ड्रिवन एंड फार्म सेंट्रिक अप्रोच, स्पेशली पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के मामले में। नहीं तो ये बिल जो है बड़ा होता रहेगा। 17 बिलियन हुआ है, कल को 27 बिलियन होगा, कितना टाइम लगेगा इसे 50 बिलियन होते हुए? एंड कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा भी जो क्रूड ऑयल है उसके बाद सब दूसरा सबसे बड़ा बिल जो है वो ऑयल सीड्स का होगा और पल्सेस का होगा। और हम लोग जो है लेके एक आयरनी में हंस रहे होंगे कि भाई हमारे देश में खाई जाती हैं, हम ही उगाते हैं और हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हम ही पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है, उन कंट्रीज को जो कि दाल खाती भी नहीं है, जो ऑयल सीड्स को ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो प्लीज़ इसको नोट्स बना के लिख लेना। यू कैन यूज देम इन एनी ऑफ द एग्रीकल्चर इशूज़।